हम अपनी सॉलिड स्टेट की क्लासेस शुरू करते हैं। ये केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, क्लास 12 का, सॉलिड स्टेट। इसके बाद सॉलिड स्टेट को हम स्टडी करते हैं बैचलर्स डिग्री में भी, लेकिन जो बेसिक है ये फिलहाल हम कह सकते हैं कि हम जो अभी स्टडी करेंगे वो क्लास 12 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, सॉलिड स्टेट। और इसी प्लेलिस्ट में हम सॉलिड स्टेट के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि सॉलिड है क्या। सबसे पहले सॉलिड है क्या, किसे कहेंगे सॉलिड। सॉलिड के ये कुछ प्रॉपर्टीज है। हम जानते हैं कि कोई भी मैटर मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या एटम से बना हुआ होता है। सॉलिड में ये सारे प्रॉपर्टीज होती है। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सॉलिड के पास एक डेफिनाइट मास होता है, यानी कि अगर ये इसका मास है 1 kg देन ये 1 kg है, 2 kg है देन ये 2 kg है। जो भी मास होगा ये डेफिनाइट होगा। सेकेंडली ये वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, मीन्स अगर इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं और इसका वॉल्यूम कुछ निकल जाता है 4 मीटर क्यूब, देन ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चाहे हम इसको अपने घर में रखें या आपके घर में रखें या फिर हम इसको मेजर करें या आप मेजर करें, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट शेप, अगर ये क्यूबॉइड के शेप में है तो ये क्यूबॉइड का शेप में रहेगा। अगर ये सिलेंडर के शेप में है तो ये सिलेंडर के शेप में रहेगा। अगर ये स्फेयर के शेप में है देन ये स्फेयर का शेप में रहेगा। मतलब एक सॉलिड एक पर्टिकुलर शेप में ही रहता है और वो शेप फिक्स्ड रहता है। इसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस किसे कहते हैं? ये जो दो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल नंबर 1 और मॉलिक्यूल नंबर 2, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस काफी छोटा होता है, काफी छोटा होता है यानी कि नेग्लिजिबल होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसे कहते हैं? अगर हम दो मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करें तो ये दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाता है। ये फोर्स अलग अलग तरीके का हो सकता है, जैसे वैन डर वाल फोर्स हो सकता है, ये फोर्स नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, या अपना न्यूक्लियर फोर्स भी हो सकता है। कुछ अलग अलग फोर्स हो सकते हैं। देन जो भी फोर्स होगा ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड में। और क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफी छोटा होता है। क्योंकि जब फोर्स लगाता है ये दोनों एक दूसरे पे तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आता है एंड देन स्पेस छोटा पड़ जाता है। नाउ इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, मतलब ये जिससे बने हुए, ये जो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या एटम हो सकते हैं या सिंपल आयंस भी हो सकते हैं, उनका एक फिक्स्ड पोजीशन होता है और वो अपने फिक्स्ड पोजीशन में ही ऑसिलेट करते हैं। इस फिगर में देखिए, ये अगर इस पॉइंट में है तो ये इस पॉइंट में ही वाइब्रेट करेगा, ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा। ऐसा नहीं है कि ये स्केप करके कहीं और भाग सकता है। इसका हर एक पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अपने अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करता है। एंड लास्ट वन इज दे आर इनकम्प्रेहेंसिबल एंड रिजिड। इनकम्प्रेहेंसिबल यानी कि हम सॉलिड को प्रेस करके कम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम गैस को प्रेस करते हैं तो गैस कम हो जाता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, ये हम सॉलिड के साथ नहीं कर सकते। और रिजिड यानी कि हार्ड, सॉलिड काफी हार्ड होता है। अगर हम गैस और लिक्विड को देखें तो गैस और लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं और गैस और लिक्विड हार्ड भी नहीं होता है। सॉलिड के इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसे
एक होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब अगर हम किसी सॉलिड को एक वायर बनाना चाहे, एक नॉर्मल वायर बनाना चाहे, तो हम वो वायर बना सकते हैं, इसी को कहते हैं डक्टिलिटी। देन एक होता है मेलिएबिलिटी, यानी कि अगर हम किसी सॉलिड को एक प्लेन शीट में चेंज करना चाहे तो हम वो प्लेन शीट बना सकते हैं, इसे कहते हैं मेलिएबल होना, मेलिएबिलिटी। इसके अलावा और होता है सोनोरस, यानी कि एक सॉलिड को अगर हम किसी डंडे से या किसी हथौड़े से मारते हैं देन ये एक आवाज करेगा, जैसे बेल में होती है। और इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस्ड हम सॉलिड को कुछ पार्ट भाग में डिवाइड किए। चलिए इसके क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं हम दो तरीके से, एक को कहते हैं एमोफोस और एक को कहते हैं क्रिस्टलिन। एमोफोस किसे कहते हैं, देखिए एमोफोस में पैटर्न जो होता है आयन का, मॉलिक्यूल का या एटम का, मतलब जिससे भी वो बना है, एटम मॉलिक्यूल या आयन जिससे भी वो बना है, उसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है, वो इरेगुलरली अरेंज किया होता है। मतलब एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, कहीं भी कोई भी हो सकता है, एक इरेगुलर पैटर्न होता है। लेकिन क्रिस्टलिन सॉलिड में वो पैटर्न रेगुलर होता है, मतलब एक सिंपल सा रेगुलरिटी को मेंटेन किए हुए रहता है क्रिस्टलिन सॉलिड। ये पहला डिफरेंस है एमोफस और क्रिस्टलिन में। सेकेंडली एमोफस मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ ए टेम्परेचर, मतलब एमोफस एक पर्टिकुलर रेंज टेम्परेचर तक पहुंचने तक मेल्ट कर जाता है, वो उस टेम्परेचर से आगे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो पिघल जाएगा। लेकिन क्रिस्टलिन का एक अपना शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो जल्दी मेल्ट नहीं करेगा। थर्डली एमोफस में अपना हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता। हीट ऑफ फ्यूजन जो हीट फ्यूजन है, इस टर्म्स को हम थर्मोडायनामिक्स में स्टडी भी करने वाले हैं। फिलहाल के लिए ये समझिए कि बट वो अमाउंट ऑफ हीट जितना उसको जरूरत पड़ता है अपने आप को मेल्ट करने में या फिर अपने आप को लिक्विड बना लेने, मतलब अपना स्टेट बदल देने में जो हीट उसको जरूरत पड़ता है, वो कुछ अमाउंट उसका डेफिनाइट नहीं होता है। लेकिन क्रिस्टलिन का एक डेफिनाइट हीट फ्यूजन होता है, ये उतना हीट पाने के बाद वो फ्यूज कर जाएगा, वो टूट जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। एमोफस में ग्लास आता है और क्रिस्टलिन में डायमंड आता है। एमोफस एक आइसोट्रोपिक सब्सटेंस है। आइसोट्रोपिक से मतलब है कि अगर सपोज कीजिए ये एक एमोफस है, तो हम उस एमोफस के किसी भी कोने में चले जाए, इस कोने में या इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में, हर कोने में उसका प्रॉपर्टी सेम होने वाला है। लेकिन एनी आइसोट्रोपिक जो क्रिस्टलिन होता है ये सेम नहीं होगा। आइसोट्रोपिक में किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी हो गया या फिर उसका अपना टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ये हर पॉइंट में कांस्टेंट होता है। लेकिन वही एनी आइसोट्रोपिक में वो चीज कांस्टेंट नहीं होता है। इसके अलावा एक और क्वालिटी है, उस क्वालिटी को हम लिख लेते हैं, वो है कि क्रिस्टलिन सॉलिड एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है, यानी कि इसका शेप जो होता है वो थोड़ा लॉन्ग रेंज का होता है, थोड़ा साइज में ग्रेटर होता है। लेकिन एमोफस शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है। हम क्रिस्टलिन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहते हैं।
ट्रू सॉलिड इसलिए है क्योंकि एक पर्टिकुलर सॉलिड की तरह काम कर रहा है, इसका अपना एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, इसका अपना हीट डिफ्यूजन है और इसका रेंज भी लॉन्ग ऑर्डर रेंज है। लेकिन एमोफस एक सॉलिड की तरह, सॉलिड होने के बाद भी एक सच्चा सॉलिड की तरह काम नहीं करता है, इसीलिए हम इसको स्यूडो सॉलिड कहते हैं, स्यूडो सॉलिड कहते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स है एमोफस सॉलिड की, कॉटन कैंडी जो बचपन में हम खाते थे, और क्रिस्टलिन सॉलिड का एग्जांपल है जैसे सॉल्ट हो गया। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उस क्लासिफिकेशन के अलावा भी एक क्लासिफिकेशन टेबल है सॉलिड का, जो केमिस्ट्री के बुक में भी दिया हुआ है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें सॉलिड को 4 भागों में बांटा गया, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और फिर एक कोवेलेंट सॉलिड। किसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब सबसे छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो बना हुआ है, वो एक मॉलिक्यूल्स होता है, और इनका दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स काम करता है वो लंडन फोर्स होता है, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसका फिजिकल नेचर काफी सॉफ्ट होता है और हाइड्रोजन बॉन्डेड में ये हार्ड होता है। ये एक इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं है इसका, ये एक इंसुलेटर है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड में। इसका मॉलिक्यूल्स जो है वो जल्दी टूट कर बिखर जाता है और ये जल्दी मेल्ट कर जाता है। इसमें बस ये याद रखना है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो मॉलिक्यूल होता है। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल है मतलब वो एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। नाउ आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होता है, ये आयन से बना हुआ होगा, और इसके एग्जांपल्स हैं NaCl जिसमें Na और Cl अलग अलग आयंस हैं, ZnS, Zn और S अलग अलग आयंस के फॉर्म में रहता है, और ये फिजिकली बहुत हार्ड और ब्रिटल होता है। ये एक इंसुलेटर है क्योंकि उसके सारे आयन जो है वो बॉन्डेड होते हैं और फ्री नहीं होते। लेकिन अगर उसी को हम लोग मोल्टेन स्टेट में रख देंगे तो वो आयंस करंट को पास करने में मदद करेगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है क्योंकि इसका आयंस एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये जल्दी टूटता नहीं है। थर्ड वन इज मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड उन सॉलिड को कहते हैं जो मेटल है, जैसे डायरेक्ट एलिमेंट जो हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं जिसमें Fe, Cu, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीज ये सब आता है, ये सब को हम मेटेलिक सॉलिड कहते हैं क्योंकि ये खुद में एक मेटल है और फ्री स्टेट में है। ये काफी हार्ड होता है, मिलेबल होता है और डक्टाइल होता है। ये एक कंडक्टर होता है करंट का, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है। एंड लास्ट वन इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ये कोवेलेंट सॉलिड जो होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ होता है, और इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिंपल एटम ही होते हैं। इसके एग्जांपल्स है SiO2, SiC, और इसका फिजिकल नेचर है हार्ड, यानी कि ये काफी हार्ड है और कुछ में सॉफ्ट भी होते हैं, और ये एक इंसुलेटर है करंट का, और इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है। इस टेबल को थोड़ा स्टडी करना था बस, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे बस समझना है और कुछ एग्जांपल्स को देख के बस जानना था। सो इसके बाद हम स्टडी करेंगे क्रिस्टल लेटिस।